हेलो दोस्त, आपका स्वागत है EMS आर्ट्स क्लासेस में। मैं लालजीत कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज 10वीं वर्ग संस्कृत के पाटलिपुत्र वैभव का प्रश्न उत्तर है, जो बिहार बोर्ड के पैटर्न पर आधारित है। तो प्रश्न उत्तर है, ध्यान देंगे। आपका पहला प्रश्न है, पहला सवाल है, पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो यह सवाल का जवाब आपका 2500 वर्ष है। अर्थात पाटलिपुत्र का जो इतिहास है 2500 वर्ष पुराना है। अगला सवाल है, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है? तो गंगा नदी के किनारे। आप पढ़े ही हैं कि पाटलिपुत्र जो है गंगा नदी के किनारे स्थित है। पाटलिपुत्र के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। यहाँ से यह भी सवाल आ सकता है कि पाटलिपुत्र जो है गंगा के किस दिशा में स्थित है? तो आपने पढ़ा है कि पाटलिपुत्र के उत्तर दिशा में गंगा नदी है। जब सवाल पूछेगा कि पाटलिपुत्र के किस दिशा में गंगा नदी है, तो उत्तर दिशा में। लेकिन जब सवाल इसका उल्टा रहेगा, जैसे आपका सवाल रहेगा कि गंगा के किस दिशा में पटना स्थित है, तो उसका जवाब होगा दक्षिण दिशा। तो आप जान रहे हैं कि गंगा के तट पर, गंगा के किनारे बसा हुआ है यह पाटलिपुत्र नगर। अगला सवाल है, कुटनीम ताख काव्य किसने लिखा? तो आप पढ़े ही हैं, कुटनीम ताख काव्य दामोदर गुप्त ने लिखा, जिसमें आपको बताया है कि पाटलिपुत्र जो है पृथ्वी की तिलक, सरस्वती कुल गृह जैसा और इंद्र के स्थान से आकर्षक है, ऐसा कुटनीम ताख काव्य में दामोदर गुप्त ने बताया था, जो आप पढ़े ही हैं। अगला सवाल है कि पृथ्वी की तिलक किसे कहा जाता है? तो आप जानते हैं कि पृथ्वी की तिलक पाटलिपुत्र को कहा जाता है। सरस्वती कुल गृह जैसा स्थान, ये भी पाटलिपुत्र को कहा जाता है। और इंद्र के स्थान से भी आकर्षक कौन सा स्थान है? तो पाटलिपुत्र। यह जो है आपको कहने वाले हैं दामोदर गुप्त। मतलब ये सारी बात बताएं कि पृथ्वी की तिलक, सरस्वती कुल गृह जैसा और इंद्र के स्थान से आकर्षक है, ऐसा स्थान को बताने वाले हैं दामोदर गुप्त, जो पाटलिपुत्र हैं। अगला सवाल है कि बुद्ध के समय पाटलिपुत्र का नाम क्या था? तो जब भगवान गौतम बुद्ध आए थे पाटलिपुत्र, तो उस समय आप जानते ही हैं कि उस समय इसका नाम पाटलिपुत्र नहीं था, पटना नहीं था, बल्कि इसका नाम था पाटलीग्राम, जहाँ पर भगवान बुद्ध एक बार नहीं बल्कि अनेक बार आपको यह बात बताई गई थी। अगला सवाल है, और किसने कहा था कि पाटलीग्राम महानगर होगा? तो यह सवाल जो बोले थे, तो ये कि किसने कहा था कि पाटलीग्राम महानगर होगा? तो यह बात बोलने वाले भगवान गौतम बुद्ध। जब भगवान गौतम बुद्ध आए थे, तो उस समय पाटलिपुत्र का नाम पाटलीग्राम मतलब था, और पाटलीग्राम था जहाँ पर एक बार नहीं बल्कि अनेक बार भगवान गौतम बुद्ध आए थे। और इस पाटलीग्राम के बारे में भविष्यवाणी भी किए थे कि यह जो गांव है एक दिन महानगर हो जाएगा, लेकिन लड़ाई झगड़ा, अग्निदाह और बाढ़ के भय से हमेशा घिरा हुआ रहेगा। यह बात भगवान गौतम बुद्ध ने कहे थे। अगला सवाल है कि किसके समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था अच्छी थी? मतलब जब राजा महाराजाओं का समय आया था, तो उस समय में से आपने पढ़ा था कि चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना किया था, और यह चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था बहुत ही अच्छा किए थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था बहुत ही अच्छा थी। और जब चंद्रगुप्त मौर्य राजा थे, तो उसी समय एक यूनान का राजदूत आया था, जिसका नाम था मेगास्थनीज। तो यहाँ से सवाल हो जाएगा कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और प्रियदर्शी किसे कहा जाता है? तो प्रियदर्शी अशोक को कहा जाता है। आप जानते ही है कि जब अशोक राजा बना था, यह 99 भाई को मारा था और 99 भाई को मारकर राजा बना था, और उसे एक कुआं में फेंक दिया था 99 भाई को मारकर, जिसका नाम आज भी प्रचलित है, आदम कुआं के नाम से आज जाना जाता है, पटना में है। तो वह प्रिय मारा भाई को, लेकिन फिर भी प्रियदर्शी कहलाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने सारी व्यवस्थाएं, प्रशासन से लेकर आर्थिक, राजनीतिक सारी व्यवस्थाएं बहुत ही सुदृढ़ और सबों के लिए अच्छा से अच्छा व्यवस्था किए थे, जिसके कारण प्रियदर्शी कहा गया।
और फिर ये क्या है कि किसके समय में इस नगर की व्यवस्था समृद्ध थी, मतलब सारे व्यवस्थाओं से परिपूर्ण थी, ये अशोक के समय में। काव्य मीमांसा ग्रंथ किसने लिखा? काव्य मीमांसा ग्रंथ, एक ग्रंथ लिखे कोई, मतलब काव्य मीमांसा, और उस ग्रंथ को लिखने वाले जो थे राजशेखर। पाणिनि, पिंगलाचार्य, पतंजलि कहाँ परीक्षित हुए थे? मतलब पाणिनि, पतंजलि, वररुचि और भी बहुत सारे विद्वान थे, उपवर्ष, वर्ष, तो इन सारे जो विद्वान थे कहाँ परीक्षित हुए? मतलब ज्ञान का साक्षात्कार, मतलब अपना ज्ञान आदान प्रदान सबसे पहले कहाँ किए थे? तो वह पाटलिपुत्र, पटना में किए थे। आगे देखते हैं, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम आप जानते हैं, आपको पढ़ाया भी गया था कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथ निकालते हैं, पुराने संस्कृत ग्रंथ और पुराण निकाल कर देखते हैं, तो उस पुराण और संस्कृत ग्रंथ में पाटलिपुत्र का नाम, पाटलिपुत्र, पटना, ये सारे नहीं मिलता है, बल्कि उसका नाम पुष्पपुर और कुसुमपुर मिलता है। मतलब फूल, पुष्प मतलब फूल, कुसुम मतलब फूल, अपुर का मतलब भंडार, तो फूलों वाला भंडार ऐसा नाम मिलता है, क्योंकि इस नगर के आसपास, इस नगर के समीप फूलों का बहुत उत्पादन होता था, जिसके चलते उसका नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर मिलता है। अगला सवाल है, पाटलिपुत्र नाम किस फूलों की पंखुड़ियां से पड़ा? मतलब पाटलिपुत्र एक फूल के नाम से पड़ा है, वह फूल का नाम क्या है? तो आपका वह फूल का नाम गुलाब है, जिसे संस्कृत में पाटल कहा जाता है। तो परीक्षा में आपका पाटल आंसर रहेगा। कह रहा है, गुप्त काल में कौन सा त्योहार होता था? तो आप पढ़ें कि गुप्त काल जब चलता था तो उस समय एक त्योहार, एक पर्व होता था जो बहुत ही अच्छा और यानी चर्चित पर्व था उस गुप्त समय में, गुप्त काल में, गुप्त वंश में, और इस समय बहुत ही जोर शोर से उत्साह मनाया जाता था। इस समय लोग वहाँ के लोग बहुत खुश होते थे, यहाँ तक कि आसपास के लोग खुश होते थे और उस त्योहार का आनंद उठाते थे, यानी आनंद उठाते थे। तो वह कौन सा त्योहार था? तो वह त्योहार कमोदी त्योहार था, कमोदी महोत्सव था, और वह शरद काल में होता था। और ऐसा त्योहार, वैसा त्योहार, मतलब कमोदी जैसा त्योहार आज देखने के लिए दुर्गा पूजा मिलता है। तो यहाँ पर सवाल भी लिखा हुआ है कि आज कमोदी महोत्सव जैसा कौन सा त्योहार है? तो दुर्गा पूजा है। अगला सवाल है, किस काल में पाटलिपुत्र हजारों वर्षों तक बिखरी थी? अर्थात कह रहा है कौन सा ऐसा काल है, कौन सा ऐसा समय था जिस समय क्या है कि पाटलिपुत्र 1 साल 2 साल नहीं बल्कि हजारों वर्षों तक बिखरी हुई थी? तो वो आपका आंसर है मध्यकाल। जब मध्यकाल था तो उस मध्यकाल में पाटलिपुत्र हजारों वर्ष तक बिखरी हुई थी। यह बात की जानकारी एक ग्रंथ से मिलता है और उस ग्रंथ का नाम है मुद्रा राक्षस, जो आपका यानी पहले बता दिया गया था। करा मुद्रा राक्षस ग्रंथ है जिसमें क्या है कि पाटलिपुत्र हजारों वर्ष तक बिखरी हुई थी, ऐसा जानकारी मिलती है। और पाटलिपुत्र से पटना नाम किस काल में पड़ा? फिर पाटलिपुत्र नाम पड़ा था, पाटलिपुत्र जो नाम पड़ा था वो प्राचीन काल में पड़ा था, और इस पाटलिपुत्र अर्थात इस पाटलिपुत्र जो नाम था, इस पाटलिपुत्र का नाम उदयन ने रखा था, लेकिन फिर पाटलिपुत्र से नाम पटना पड़ा। तो यह किस काल में पड़ा था? तो पाटलिपुत्र नाम प्राचीन काल में पड़ा था, उदयन ने रखा था, लेकिन पाटलिपुत्र से पटना नाम मध्यकाल में पड़ा, और यह नाम शेरशाह सूरी ने रखा था, यानी मध्यकाल में पटना। पटना नाम किस शब्द से पड़ा? मतलब पटना नाम किस शब्द से पड़ा है? तो पत्तन शब्द से पड़ा है, जिसका अर्थ बंदरगाह होता है। पत्तन शब्द से पड़ा है पटना नाम। पाटलिपुत्र नाम किसने रखा? तो आपको बताया गया था उदयन, प्राचीन काल में। पटना में कौन पूजी जाती है? पटना में एक देवी की पूजा भी होती है, उस देवी का नाम है पटन देवी। पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? तो आपको पहले ही बता दिया गया है कि उत्तर दिशा में बहती है, और गंगा के किस दिशा में पटना है? तो दक्षिण दिशा में हो जाएगा। गांधी सेतु, पुल, गोलघर, महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? तो पटना, पाटलिपुत्र, पटना में। अगला सवाल है, सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था, और इनका जन्म स्थान आज गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। तो यह आपका सवाल है, और यह ऑब्जेक्टिव सवाल है 1 नंबर का। कुछ सवाल लघुतरीय होता है, अति लघुतरीय होता है, लघुतरीय अति लघुतरीय जैसा होता है, जो 2 नंबर का सवाल रहता है। तो उसका प्रश्न आपको सामने लिख दिया गया है, जो यानी इसके बारे में कुछ बता देते हैं। पहला सवाल है, पाटलिपुत्र के विषय में दामोदर गुप्त ने क्या कहा था? तो पाटलिपुत्र के विषय में आप पढ़ें कि प्राचीन समय में देखा गया तो विचित्र महानगर था,
यह नगर सारे नगरों में से बहुत ही सुंदर और खूबसूरत था, जिससे लोग प्रभावित हो जाते थे। तो इन नगरों से प्रभावित होकर दामोदर गुप्त ने भी इसके बारे में वर्णन किया था। इन्होंने वर्णन किया था कि यह जो पाटलिपुत्र महानगर है, यह पाटलिपुत्र महानगर पृथ्वी की तिलक, सरस्वती कुल गृह जैसा और इंद्र के स्थान से भी सुंदर है। ऐसा इन्होंने पटना के बारे में बताया कि पाटलिपुत्र पृथ्वी की तिलक है, सरस्वती कुल गृह जैसा है। इतना ही नहीं, इंद्र के स्थान से भी सुंदर है, ऐसा इन्होंने लिखा है। तो इस सवाल का जवाब हम क्या लिखेंगे कि प्राचीन समय में पाटलिपुत्र बहुत ही विचित्र महानगर था। यह महानगर सारे नगरों में अच्छे और खूबसूरत था, जिससे लोग प्रभावित हो जाते थे। तो दामोदर गुप्त भी प्रभावित होकर इस पटना नगर के बारे में लिखा है कि यह पाटलिपुत्र नामक महानगर पृथ्वी की तिलक, सरस्वती कुल गृह जैसा, और इतना ही नहीं, इंद्र के स्थान से भी सुंदर आकर्षक है। अगला सवाल है कि पाटलिपुत्र के विषय में बुद्ध ने क्या कहा था। मतलब जब पाटलिपुत्र गए थे भगवान गौतम बुद्ध, तो उस समय पाटलिपुत्र का नाम पाटलिग्राम था, और उनके बारे में कुछ ने कुछ बात कही। जो क्या कहें वही सवाल है कि पाटलिपुत्र के बारे में भगवान बुद्ध ने क्या कहा। तो आपका सवाल है, तो आप जानते हैं कि जिस समय लिखेंगे क्या कि जिस समय भगवान गौतम बुद्ध पाटलिपुत्र गए थे, उस समय पाटलिपुत्र का नाम पाटलिग्राम था, जहां भगवान गौतम बुद्ध एक बार नहीं बल्कि अनेक बार गए थे। और इन्होंने भविष्यवाणी किया था कि यह जो गांव होगा एक दिन महानगर होगा, लेकिन लड़ाई झगड़ा, अग्निदाह और बाढ़ के भय से हमेशा घिरा रहेगा, ऐसा इन्होंने कहा था। तो आएगा सवाल, तो आप लिखेंगे क्या कि भगवान गौतम बुद्ध के समय पाटलिग्राम के नाम से पाटलिपुत्र जाना जाता था, जहां पर भगवान बुद्ध एक बार नहीं बल्कि अनेक बार गए थे। और इस गांव के बारे में इन्होंने भविष्यवाणी किया था कि यह जो गांव है एक दिन बहुत बड़ा महानगर होगा, लेकिन यहाँ लड़ाई झगड़ा हमेशा होते रहेगी, अगलग्गी होते रहेगा, और इतना ही नहीं, यह क्षेत्र बाढ़ से हमेशा ग्रसित रहेगा। अगला सवाल है, प्राचीन पटना का वर्णन करें। मतलब प्राचीन पटना, प्राचीन समय में पटना के बारे में वर्णन करना है कि प्राचीन समय में पटना कैसा क्या था। तो आप जानते हैं कि प्राचीन समय में पाटलिपुत्र बहुत ही सुव्यवस्थित और अच्छे ढंग से पाटलिपुत्र था। यह विचित्र महानगर कहा जाता था। इस पटना के बारे में भगवान गौतम बुद्ध दामोदर गुप्त और राजशेखर ने वर्णन किया था। दामोदर गुप्त स्वर्ग जैसा यानी पाटलिपुत्र को बताया था, और दामोदर गुप्त पढ़ाई लिखाई का केंद्र बताया था। इस तरह से पाटलिपुत्र प्राचीन काल में बहुत ही प्रसिद्ध महानगर था। ये संक्षिप्त में हम लिख सकते हैं। अगला सवाल है, मध्यकालीन पटना के बारे में लिखें। मतलब मध्यकाल में पटना के बारे में लिखें। तो आपको आया था कि मध्यकाल में पाटलिपुत्र हजारों वर्ष तक बिखरी हुई थी। इसका संकेत अनेक ग्रंथों से मिलता है, उसी में से एक मुद्रा राक्षस ग्रंथ है। उस ग्रंथों से पटना के बारे में जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र हजारों वर्ष तक बिखरी हुई थी, और धीरे धीरे फिर राजाओं का शासन आया, उनमें से मुगल वंश का शासन आया, तो धीरे धीरे पाटलिपुत्र का विकास हुआ। लेकिन फिर भी उतना विकास नहीं हुआ। जब अंग्रेज आया तब पाटलिपुत्र का बहुत विकास हुआ, और इसी समय में पाटलिपुत्र से पटना नाम पड़ा, और कह रहा है पटना नाम पड़ा। और आज पटना में पटन देवी पूजी जाती है। यह आप मध्यकाल में पढ़े थे, इसको लिख सकते हैं। पटना के दर्शनीय स्थान को लिखें। मतलब पटना में देखने योग्य स्थान कौन है, इस स्थान को यानी लिखना है। तो आप जानते हैं गोलघर है, तारामंडल है, चिड़ियाघर है, गांधी मैदान है, गांधी सेतु पुल है, संग्रहालय है, उच्च न्यायालय है, आदि बहुत सारे स्थान है जो देखने योग्य है इस पटना नगर में। अगला, सिख धर्म के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है। मतलब सिख धर्म के लिए, सिख संप्रदाय के लिए, सिख धर्म के जो लोग थे उनके लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है। तो आप जानते हैं सिख धर्म के जो 10वां गुरु था गुरु गोविंद सिंह, उनका जन्म पाटलिपुत्र पटना में हुआ था, और इनका जन्म स्थान आज गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है, जहां देश विदेश के तीर्थ यात्री दर्शन करने के लिए आते हैं। इसलिए पाटलिपुत्र में इसलिए पाटलिपुत्र सिख धर्म के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लिख सकते हैं कि
यानी सिख धर्म के 10वें गुरु का जन्म पाटलिपुत्र पटना में हुआ था, जिनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। इन गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थान आज यानी इन गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है, जहां देश विदेश के तीर्थ यात्री दर्शन करने के लिए आते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह से आपका लघुत्तर ये सवाल का जवाब हो गया है। तो इस तरह से आपका सवाल का जवाब पाटलिपुत्र का हो गया। इससे ज़्यादा आपका सवाल नहीं आने वाला है। इसे अवश्य पढ़ें और ध्यान दें और याद कर ले, ताकि आप अच्छे नंबर ला सकें। ठीक है, यहीं तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।